अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि हम हमेशा कोई चुनाव होता है हिंदुस्तान के अंदर, उसका हम एनालाइज लेकर आते हैं। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, और आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल यानी वो जगह जहां पर रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, असंख्य महापुरुषों ने जन्म लिया। और आज हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल का इलेक्शन। ये इलेक्शन क्यों हिंदुस्तान के अदर प्रांतों से डिफरेंट है, इसके बारे में बात करेंगे। कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले वहां के मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी खुद दिल्ली में आकर, यानी काफी दिन से ये चल रहा था कि एसआईआर के ऊपर उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था वेस्ट बंगाल में रैलियां करके भी, लेकिन वो अपने तथ्यों के साथ हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में खुद वकील बनकर प्रस्तुत हुआ। ममता बनर्जी वकील बनकर प्रस्तुत ही नहीं हुई, उन्होंने ऐसे तथ्य रखे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसमें जज भी उनकी बात से मजबूर हो गए। और हम ये बात करते हैं, उसके बाद आपने सब जैसे आपने देखा कि ये कैसे समीकरण हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि ममता बनर्जी के बारे में। ममता बनर्जी हिंदुस्तान की वो नेता जिसका कोई भी गॉडफादर नहीं है राजनीति में। अगर हम बात करें मायावती जी की, मायावती जी के भी गॉडफादर थे कांशीराम जी, और जयललिता जी के भी गॉडफादर थे, लेकिन ममता बनर्जी का कोई गॉडफादर नहीं है। वो अपने दम पर वेस्ट बंगाल पर उन्होंने राज किया। अब हम बात करते हैं कि ममता बनर्जी वो शख्सियत जिन्होंने, हम कह सकते हैं कि उनके व्यक्तित्व में एक भगवान ने गुण दिया है कि वो एक जिद्दी हैं। जिद इस तरह की कि उन्होंने वामपंथियों का जो अब मेद दुर्ग था वेस्ट बंगाल, उसको ढा दिया और जनता में पकड़ बनाकर रखी। और अब हम बात करते हैं कि वो उनकी है कि एक वो चुनाव को एक आक्रामक तौर पर देखती हैं। उनका कोई भी डिसीजन होता है, आप देखना कि जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने तथ्य रखे एसआईआर के चुनाव आयोग के विरुद्ध में, उन्होंने कहा, यहां तक कि उन्होंने ये कह दिया कि चुनाव आयोग चुनाव कमीशन नहीं है, ये व्हाट्सएप कमीशन है। ये बहुत बड़ी बात है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए, और लगाए भी उस समय। देखिए, राजनीति में एक चीज होती है कि सही टाइमिंग। ममता बनर्जी जो दिल्ली आई, एक सही टाइमिंग पर आई। वो टाइमिंग इसलिए हम कह सकते हैं कि बंगाल के इलेक्शन में अभी 2 महीने बाकी हैं, और उन्होंने ये खुद कहा कि मैंने 6 बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर बताया भी अपनी दिक्कत। और उन्होंने, अब हम बात करें जो ममता बनर्जी ने क्या कहा, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम चलते हैं कि ममता बनर्जी सही टाइमिंग पर, सही समय पर, एक जो राजनीति का एक हम कह सकते हैं कि सूझबूझ होती है, वो ममता बनर्जी ने दिखाई। वो उस समय दिल्ली आई जब लोकसभा सेशन चल रहा था, यानी बजट सेशन चल रहा था। वो दिल्ली में आई और तथ्यों के साथ आई, और यहां तक कि उन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें से कुछ लोग मृत पाए गए, लेकिन वो लोग मृत नहीं है। वो उन लोगों के परिवारों को भी साथ लेकर चुनाव आयोग के आगे उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये लोग जिंदा हैं। अब ये बात करते हैं कि ममता बनर्जी की जो हम आगे चल, जैसे हमने देखा कि एक अग्रेसिव लेडी हैं, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी, जो भारतीय जनता पार्टी ये कहते थे कि जिस तरह से हरियाणा जीता, वेस्ट बंगाल अपना महाराष्ट्र जीता, बिहार जीता, उस तरह से हम भी वेस्ट बंगाल जीत सकते हैं, लेकिन उन्होंने सबको एक पशोपेश में डाल दिया है। और उसके बाद हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की अब पृष्ठभूमि की। जैसे हम सब जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की बात मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं खुद कैलकाटा भवानीपुर में रहा हूं। मेरे ननिहाल है भवानीपुर में, और भवानीपुर ही ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। और बंगाल की बात करते हैं, बीजेपी को भी यहां पे अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को भी ये पता चल चुका है कि जो वेस्ट बंगाल का इलेक्शन है एक चुनौती है, और ममता बनर्जी के लिए भी वैसी चुनौती है। अभी हम यहां पर बात करेंगे कि ममता बनर्जी के लिए किस तरह की चुनौती है। ममता बनर्जी को पता है कि अगर वो चुनाव नहीं जीत सकी तो उनका लोकल कैरियर खत्म हो जाएगा, और इस तरह बीजेपी को भी पता है कि अगर वो ना चुनाव जीत सके तो उसका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वेस्ट बंगाल में जाकर रुक जाएगा।
अब हम बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल की क्या परिस्थिति है और राज्यों से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन क्यों डिफरेंट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैलकाटा में मेरा ननिहाल है, भवानीपुर में, और भवानीपुर में मैं रहा भी हूं, तो वहां की एक अलग चीज है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर बीजेपी ये सोचती है कि वहां पर रैलियां करके रश कर देंगे, लेकिन वो रश कन्वर्ट कैसे होगा वोटों में, ये सबसे बड़ी बात है। उसका बात का कारण बताता हूं कि बंगाल में एक परंपरा है कि सभी बंगाल के लोग शाम को पार्क में जाते हैं। ये रेगुलर चलता आ रहा है, बंगाल के किसी भी पार्क में देखना पूरी फैमिली जाती है, वो वहां पर बैठकर डिस्कशन करते हैं। उन डिस्कशनों में वो तथ्यों के साथ, सबूतों के साथ डिस्कशन करते हैं, और वहां पर जाकर अगर बीजेपी ये सोचती है कि वहां पर रैली करके हमारी वोट बैंक आ जाएगा, वो शाम तक वो डाइवर्ट ना हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है, बीजेपी को यहां भी देखना पड़ेगा। और उसके बाद हम बात करते हैं कि अब बात करते हैं कि जैसे ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के सामने अपने पक्ष रखे, सुप्रीम कोर्ट के आगे पक्ष रखे, एक ये बहुत बड़ी बात है। यानी उन्होंने ये दिखा दिया कि ममता बनर्जी ने खुद ये कहा है कि मैं यहां पर अपने लोगों के लिए केस लड़ने आई हूं, बंगाल के लिए लड़ने आई हूं, और मेरी मातृभूमि बंगाल है, और बंगाल के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन नाइंसाफी के बारे में ये तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह की उन्होंने अपने तथ्य रखे हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि जो बात थी, यहां से आने से ममता बनर्जी को क्या फायदे हुए, पहले ये देखते हैं। ममता बनर्जी के दिल्ली आने से सबसे बड़ा फायदा उनको हुआ कि अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की। जो इंडिया गठबंधन काफी समय से पटरी से उतरा हुआ था, उनको हल्की सी रोशनी ममता बनर्जी के अंदर दिखी कि उनके तेवरों से कि कुछ हमारा हो सकता है। उसमें यहां तक कि सुनने में भी आया कि ममता बनर्जी ने राहुल गांधी से एक इंटरनल डील भी कर ली है। वो किस लिए, वो आपको बताते हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में स्ट्रेटजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो स्ट्रेटजी क्या है, वो बीजेपी कौन सी अडॉप्ट करेगी और ये कैसे, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि अगर राहुल गांधी ने ये कह दिया कि हम तृणमूल कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हम टोटल विधानसभा सीटों में अपने कैंडिडेट खड़ाएंगे, इसका मतलब आप जानते हैं। इसका मतलब ये है क्योंकि अगर कुछ सीटों पर ऐसे होता है कि दो कैंडिडेट तगड़े खड़ गए, बीजेपी का भी तगड़ा खड़ गया, तृणमूल कांग्रेस का भी तगड़ा कैंडिडेट खड़ गया, और वहां पर जीत का मार्जिन 1500, 2000, 3000 वोटों का डिफरेंट रहता है, तो उस जगह पर जो वोट है वो कांग्रेस, वामपंथी, वो जो वोट बीजेपी को पड़ेगी, वो वोट को वो काट सकते हैं। यानी कांग्रेस और वहां पर लेफ्ट एक कटवा पार्टी की तरह साबित हो सकते हैं। ये मम ये बात सबको पता है, क्योंकि कांग्रेस का वहां पर इतना वजूद नहीं है वेस्ट बंगाल में, लेकिन कुछ जगह पर वो वोटों को कर सकते हैं। अब इसकी बात मैं बताता हूं। जैसे बिहार था, हरियाणा था, वहां पर जितने विपक्षी दल होते हैं उसका फायदा रूलिंग पार्टी को होता है। जैसे रूलिंग पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी वोट वो बढ़ जाती है, रूलिंग पार्टी को फायदा होता है। लेकिन यहां पर दृश्य बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में रूलिंग पार्टी ममता बनर्जी की है, और जितने ही विपक्ष में लोग खड़ेंगे वो लोग की वोटें, एंटी इनकम्बेंसी की वोटें वहां पर डिवाइड होंगी। ये डिवाइड होना ही बहुत बड़ा एक हॉरिबल है, और भारतीय जनता पार्टी को वेस्ट बंगाल में फूंक फूंक पर कदम रखने पड़ेंगे। उसकी स्ट्रेटजी मैं फिर कहता हूं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को अगर ये अमेर दुर्ग ममता बनर्जी का गिराना है, तो उसके लिए आरएसएस एक बहुत बड़ा एक यहां पर रोल कर सकती है। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि वेस्ट बंगाल में लोग रैलियों में आ जाते हैं, लेकिन वो शाम को बैठकर पार्कों में जो डिस्कशन करते हैं, वहां पर वोट ना टूटे, उसके लिए आरएसएस अगर अभी से ही घर घर में जाकर अपना अभियान शुरू कर दे, तो वो जो वोट रैलियों में रश होगा, उसको, वो वोट को काफी हद तक तृणमूल कांग्रेस में जाने से वो रोक सकते हैं। लेकिन भविष्य में क्या होगा ये तो हमें पता, हम बैठकर एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा। लेकिन एक बात तय है कि बंगाल का इलेक्शन ममता बनर्जी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी दोनों पार्टियों की, ये विषय पर चलेगा। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, पॉलिटिकल एनालाइजर, अर्थ प्रकाश। धन्यवाद।